दोस्तों, आज के समय में अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में रैपर्स के नाम बताओ तो आपके मुंह से सीधा बादशाह, रफ्तार या फिर एमी वे बंटाई का नाम आएगा। वहीं अगर कोई यह पूछे कि पहला रैपर कौन है तो निस्संदेह ही यो-यो हनी सिंह का नाम सबकी जुबान पर आ जाएगा। लेकिन आपको यह सुनकर एक जोर का झटका लगने वाला है कि यो-यो हनी सिंह से पहले भी देश में एक रैपर हुए जो सोशल मीडिया के ना होने की वजह से एक रैपर के तौर पर उतना लोकप्रिय नहीं हो सके। जी हां दोस्तों, इस रैपर का नाम है हरजीत सिंह सहगल। अब भी नहीं पहचाने? अरे अपना बाबा सहगल। जी हाँ, बाबा सहगल का ही असली नाम हरजीत सिंह सहगल है और उनको ही भारत का पहला रैपर और किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बाबा सहगल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि कैसे उस समय अपने करियर के पीक पर रहते हुए बाबा सहगल को देश छोड़ना पड़ गया था और इसकी इकलौती वजह सिर्फ मुंबई अंडरवर्ल्ड थी। क्या है वह पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाबा सहगल का जन्म 23 नवंबर 1965 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वो वहीं पर बड़े हुए और उनकी बेसिक एजुकेशन भी वहीं से हुई। फिर बाद में वो जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से बीटेक की डिग्री हासिल किए। इसके बाद वह म्यूजिक की फील्ड में आ गए। साल 1990 में सिर्फ 25 साल की उम्र में वह अपना म्यूजिक एल्बम निकाले दिलरुबा। इस एल्बम की कामयाबी ने उन्हें हौसला दिया और फिर साल 1991 में वो अली बाबा एल्बम के साथ दोबारा आए और यह एल्बम भी कामयाब रही। अब आता है साल 1992 और इस साल बाबा सहगल की तीसरी एल्बम आती है जिसका नाम है ठंडा ठंडा पानी। इस एल्बम में पहली बार वह रैप किए थे और यह भारतीय संगीत प्रेमी के लिए एक अलग अनुभव था। जिसके बाद बाबा सहगल के इस एल्बम को खूब लोकप्रियता मिली और उस समय में इसके करीब 50 लाख से ज्यादा कैसेट्स बिके थे। इस एल्बम के आते ही बाबा सहगल पूरे देश में एक हाउस होल्ड नाम बन गया था। बाबा सहगल पहले इंडियन आर्टिस्ट हैं जिनका म्यूजिक वीडियो MTV एशिया पर ब्रॉडकास्ट हुआ था और अब वह भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक बन गए थे। बाबा सहगल इस दौरान अब म्यूजिक से हटकर भी काम करने लगे। उनके मैं भी मडोना, बाबा बचाओ ना, मिस 420, तोरा तोरा, लुम्बा लुम्बा और इंडियन रोमियो जैसे गाने बहुत पॉपुलर हुए। इसके अलावा बाबा सहगल बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें भूत अंकल और नालायक जैसी फिल्में शामिल है। इसके अलावा वह टीवी शो संता एंड बंता न्यूज अनलिमिटेड शो के लिए एंकरिंग भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह कुछ ऐसा दौर बन चुका था जब बाबा सहगल और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का नाम एक साथ ही लिया जाने लगा था। इस समय 90 का दौर चल रहा था और आप तो जानते ही हैं कि 90 का बॉलीवुड किस तरह से अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में फंसा हुआ था। अब बाबा सहगल भी इससे अछूते नहीं रहे और उनके ऊपर भी अंडरवर्ल्ड की गंदी निगाह पहुंच गई। यहाँ से अब मुंबई अंडरवर्ल्ड लगातार बाबा सहगल से संपर्क करने लगा कि वे उन्हें फिरौती का रकम दे और साथ में अपने एल्बम के माध्यम से उन लोगों को भी काम दे जिसे वे रिकमेंड करते हैं। इसके जवाब में बाबा सहगल ने कई बार पुलिस का दरवाजा खटखटाया और कंप्लेंट्स भी दी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। फिर भी जैसे तैसे दिन बीतता गया, लेकिन बाबा सहगल के ऊपर से अंडरवर्ल्ड की निगाह नहीं हटी, क्योंकि इस दौर में बाबा सहगल का अपना एक रुतबा हुआ करता था। और फिर आता है साल 1997 जब बाबा सहगल के लिए सब कुछ बदल जाता है। साल 1997 में 12 अगस्त के दिन भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम गुलशन कुमार की जुहू में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्या में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम सामने आता है और यह भी कहा जाता है कि छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना ने न सिर्फ भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री बल्कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था,
क्योंकि गुलशन कुमार उस समय भारत के सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक थे और उनके साथ इस तरह की घटना का हो जाना किसी के गले नहीं उतर रहा था। यहाँ से हर आर्टिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता था कि यहाँ पर अंडरवर्ल्ड से कोई भी सेफ नहीं है। जब अंडरवर्ल्ड गुलशन कुमार की हत्या कर सकता है तो वह किसी भी आर्टिस्ट तक आसानी से पहुंच सकता है। गुलशन कुमार के साथ हुई यह घटना बाकी के कलाकारों को भी डरा देती है और यह डर बाबा सहगल को भी होना लाजिमी था। इसी घटना के बाद बाबा सहगल अपने बने बनाए करियर को छोड़कर सिंगापुर में जाकर शिफ्ट हो गए। इसके बाद सालों तक वह वहीं पर रहे और इस दौरान ना तो कोई एल्बम रिलीज किए और ना ही किसी फिल्म और शो में काम किया। यह 90 के दशक का आखिरी दौर था और अब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। फिर साल 2005-06 तक अंडरवर्ल्ड थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर बाबा सहगल वापस से अपने काम में एक्टिव हुए। इसके बाद से वह बॉलीवुड के साथ साउथ की फिल्मों में भी काम करने लगे और साथ में वो अपने एल्बम्स भी निकालने लगे। अभी भी बाबा सहगल का अधिकतर समय मुंबई के बजाय दुबई में ही बीतता है, लेकिन खुशी की बात यही है कि वो आज़ाद होकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो उस समय में देश नहीं छोड़ते तो संभव था कि गुलशन कुमार के साथ वो भी शायद आज हमारे पास नहीं होते। तो दोस्तों, यही थी बाबा सहगल और उनके मुंबई अंडरवर्ल्ड से संबंध की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।